तो अगले क्रम में मैं गौरव गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आप आएं। आप वास्तुविद हैं और पिछली बार सबसे अच्छी बात यही क्रम जो पिछली बार चल रहा था तो आपको फर्स्ट प्राइज भी मिला था। जोरदार तालियां गौरव गुप्ता जी के लिए। इन्होंने त्र्यंबकेश्वर के वास्तु पर बताया था और इन्होंने काफी अच्छा शोध किया है और अभी मैंने निवेदन किया है। और वास्तु की बात चली है, जो भी व्यक्ति हमें ओंकारेश्वर पर शोध पत्र देना चाहता है तो वह भी हमें दे सकता है। ओंकारेश्वर शोध चाहिए, उसके लिए महीना भर हमें 15 जनवरी तक के चाहिए। ठीक है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं जी। नमः शिवाय। शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में पधारे सभी विद्वानों को सादर प्रणाम एवं आयोजन समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार। मैं वास्तुविद गौरव गुप्ता, वास्तु दुनिया ग्रुप का संस्थापक और संचालक इंदौर शहर से हूं। पिछले वर्ष इसी मंच से त्र्यंबकेश्वर शहर के ऊपर एक विश्लेषण मेरे द्वारा दिया गया था। उसी कड़ी में आज भोजपुर मंदिर भोपाल का वास्तु विश्लेषण आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। भोजपुर मंदिर एक अत्यधिक प्राचीन शिव मंदिर है जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय की ओर बेतवा नदी के पूर्व की ओर स्थित है। इस प्राचीन अनूठे परंतु अपूर्ण मंदिर का निर्माण धार के राजा भोज द्वारा 1200 ईस्वी के लगभग करवाया गया था। राजा भोज भारतीय स्थापत्य कला अर्थात शिल्प वास्तु शास्त्र के महान संरक्षक एवं ज्ञाता थे। राजा भोज के द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध वास्तु के प्रमाणिक ग्रंथ की रचना की गई थी जिसका नाम सम्रांगण सूत्रधार है। यह एक भव्य शिव मंदिर है जिसकी ऊंचाई मय जलाधारी लगभग 22 फुट के करीब है, जिसमें लिंग की ऊंचाई 2.03 मीटर अर्थात लगभग 6.5 फुट की है। इस मंदिर में कई सारे वास्तु दोष मेरे द्वारा देखे गए जिसके चलते यह दुर्गति एवं संघर्ष को प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर की भौगोलिक स्थिति के बारे में। यह प्राचीन शिव मंदिर बेतवा नदी के पूर्व में स्थित एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए लोहे का एक द्वार दक्षिण दिशा में स्थित है जो शास्त्र के अनुसार लगभग पितृ एवं मृग के पदों पर आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी स्थिति अत्यधिक मात्रा में संघर्ष एवं दुर्गति देती है, साथ साथ आर्थिक रूप से असंपन्न भी बनाती है। मंदिर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो गर्भस्थल का प्रवेश पश्चिम दिशा से है जहां पर द्वार नहीं है अर्थात खुला हुआ है, एवं क्रमशः उत्तर पूर्व एवं दक्षिण में पत्थर की दीवारें हैं जो कई जगह से टूटी एवं खंडित हैं। मंदिर के ठीक बाहर की ओर जब निकलते हैं तो उसके पूर्व उत्तर ईशान में एक काफी बड़ा टीला या भारी पत्थर का बना हुआ टीला है जो ठीक द्वितीय शिखी और पर्जन्य के पद पर आ रहा है, जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़े दोष की श्रेणी में आता है और किसी भी वास्तु की आर्थिक स्थिति एवं प्रसिद्धि से सीधा संबंध इसका होता है। इस मंदिर के अग्नि भाग के कुछ पद जैसे पूषा, अनिल, नभ आदि भी कटे हुए हैं। इन पदों के द्वारा रचनात्मकता, नए सृजनात्मक विचार और नई योजनाओं के क्रियान्वयन का विचार किया जाता है। चूंकि ये पद है ही नहीं तो सृजनात्मकता का प्रश्न ही नहीं उठता। परिसर का मध्य दक्षिण कटा हुआ है। दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व मंगल ग्रह के द्वारा किया जाता है एवं शास्त्र में मंगल को सेनापति की पदवी प्राप्त है। ऐसा राजा, सैनिक एवं राज्य जिसका सेनापति ही न हो तो राज्य एवं राजा दिशाहीन ही होगा। मंदिर परिसर का दक्षिण पश्चिम नैऋत्य बढ़ा हुआ है जो संघर्ष एवं दुर्गति देता है एवं किसी भी कार्य के पूर्ण न होने के लिए सहयोग करता है। संपूर्ण परिसर के पश्चिम में बेतवा नदी बह रही है। पश्चिम दिशा में वरुण एवं पुष्पदंत के पदों पर जल तत्व का होना शुभ माना गया है, परंतु दक्षिण पश्चिम नैऋत्य एवं उत्तर पश्चिम वायु में जल तत्व का होना अशुभ माना जाता है। इस दोष के चलते आर्थिक परेशानी, दुर्गति, संघर्ष एवं एकलता आती है। तो यहाँ देखा जा सकता है कि विशेष त्योहार जैसे कि शिवरात्रि, श्रावण मास आदि पर ही यहाँ भीड़ होती है, बाकी समय ज़्यादा भीड़ नहीं रहती एवं प्रतिदिन शाम होते होते पूरा परिसर लगभग वीरान सा हो जाता है। इसे ही हम एकलता का वास कहते हैं। यदि हम प्लव दोष की बातें करें अर्थात ढलान की बात करें तो परिसर में 3 प्रकार के प्रमुख प्लव दोष हैं। पूर्व दिशा ऊंची है, पश्चिम दिशा नीची है, इसे जलविथि प्लव दोष कहते हैं।
परिसर का उत्तरी भाग ऊंचाई लिए हुए है एवं दक्षिण भाग नीचा है। यह यम विति प्लव दोष कहलाता है। यह दोष पतन का कारण भी बनता है। एवं तीसरा, ईशान पर बड़े पत्थर एवं टीले का होना इसी कारण इसे ऊंचा बना रहा है। और इसका डायगोनल ठीक नैऋत्य वाला भाग नीचा है, जिसे भूत विथि प्लव दोष बताया गया है। उक्त समस्त वास्तु दोषों के चलते आज कई सैकड़ों साल बीत जाने पर भी मंदिर अपूर्ण एवं खंडर रूप में है एवं इसकी प्राचीनता अनुसार यहाँ भव्यता, सुंदरता एवं प्रसिद्धि लगभग नहीं के बराबर है। यदि जीर्णोद्धार करते समय उक्त समस्त दोषों को दूर कर दिया जाए तो यह स्थान एक बड़ी ख्याति एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। गौरव जी, शोध तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है जी। और आपने जो पद निकाले हैं वो भी बिल्कुल, आपने कितना समय लिया इसमें? पद एक्यूरेट नहीं है। हाँ, क्योंकि वो डायमेंशन लेने की परमिशन नहीं थी। मापन की विधि क्या थी आपकी? मैंने उसको गूगल मैप से पूरा निकाला था, उसका पद विन्यास करा है, तो मैंने इसलिए लगभग शब्द बोला है कि लगभग ये पद आने चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स मेच खा रहे हैं उससे कि दुर्गति हो रही है, तो वो सिम्टम्स मेच खा रहे हैं। तो जैसे आप वास्तुशास्त्री हैं, तो आप क्या इसके लिए समाधान बताएंगे? और वहां पर चूंकि महादेव स्वयं विराजित है और जो उनका स्वरूप है वो बहुत ही विशाल है, विशाल स्वरूप। और अब तो हम सोशल मीडिया की दुनिया में रह रहे हैं, तो आप रील में वो शिवलिंग देखा भी होगा आपने, और जहां पर आराधना या अर्चनाओं के भी लोगों ने अपने वीडियो डाले हैं। तो पहले तो आप बधाई के पात्र हैं जो आपने विषय चुना, क्योंकि अब लोग वास्तु में सिर्फ वास्तुशास्त्री हो कैसे कार्य करें। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि समाधान क्या बताएंगे, और दूसरा उसका और अच्छे से अगर आपको ये कार्य मिल जाए करने के लिए, तो आप उसे गणना कैसे करेंगे वास्तु के पदों की, जो आप लगभग कह रहे हैं, हम चाहते हैं लगभग ना हो, वो स्पष्ट हो जाए। उसकी डायमेंशन पूरी लेनी पड़ेगी। डायमेंशन लेने के बाद में उसका पद विन्यास अपन करेंगे तो एक्यूरेट मिलेगा। दूसरी चीज, हम लोग प्लव दोष के लिए अगर बात करें तो प्लव दोष मतलब ढलान को तो हम सही कर सकते हैं वहां से, तो ढलान को सही कर देना चाहिए। मुख्य द्वार जो लोहे की एंट्री वाले बताया, लोहे के द्वार वाला, यदि हम उस पर बात करें तो हम उसको ग्रहक्षत के पद पे अगर ले जाते हैं, दिशा तो दक्षिणी रहेगी एंट्री की, लेकिन ग्रहक्षत के पद पे ले जाते हैं तो शुभ फल प्रदान कर देगा ये। जी, धन्यवाद।